नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 7 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई 10वीं क्लास की वर्कशीट्स के लिए। सबसे पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिख लीजिए। आज वर्कशीट 15 है, यानी कि आपकी 15 वर्कशीट्स, 14 वर्कशीट आप सॉल्व कर चुके हो। आज 15वीं वर्कशीट सॉल्व करनी है। पिछली वर्कशीट यानी कि 14th यानी कि 14वीं वर्कशीट से हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था, द्विघाती समीकरण। तो आज जो वर्कशीट है वो है द्विघाती समीकरण का हल विधि 2, द्विघाती सूत्र के द्वारा। द्विघाती सूत्र क्या होता है कि एक तरीका तो होता है मध्य पद विच्छेदन की बीच की टर्म को तोड़ के आप आंसर निकालोगे। एक द्विघाती समीकरण का हल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का उपयोग भी करते हैं। क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, द्विघाती सूत्र, किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a पहली संख्या और उसके साथ लगेगा स्क्वायर, प्लस b और उसके साथ x प्लस c। इसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100, ये वास्तविक है। a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। साथ ही साथ चर की संख्या केवल एक x है, तो इसके अंदर y z कुछ नहीं होता। अगर y होगा तो सिर्फ y होगा, z होगा तो सिर्फ z होगा, कोई भी एक होगा। समीकरण की घात चर x की उच्चतम घात 2, यानी कि x² है, तो सबसे बड़ी जो घात होगी वो भी 2 होगी। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का मूल की संख्या 2। सब बातें वही हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में इतनी डिटेल में समझाई थी कि अगर द्विघात समीकरण की पावर 2 है तो इसका मतलब उसकी पावर 2 का क्या मतलब होता है? जी हाँ, पावर 2 का मतलब होता है कि x की पावर 2 है तो उसके हल भी 2 होंगे। वो कहता है एक द्विघात समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, इसके b² का मान ज्ञात करो। तो b क्या है? बीच की संख्या यानी कि 2। अब इसमें b कुछ है ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी b नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बीच की संख्या को देखेंगे तो 2√3, उसके साथ x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो ये b भी नहीं है। पर फिर भी अगर हम ये माने कि इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है तो b² हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से 3 का अंडर रूट कट जाएगा और 4 तियाँ हो जाएगा आपका 12। 4ac का मान क्या आएगा? तो 4a है आपका 3 और c है आपका 1, तो 4 तियाँ 12 और b² माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 12 घटा 12 यानी कि 0। अब वो पूछता है कि क्या b² माइनस 4ac 0 है? तो द्विघात समीकरण 2x² प्लस 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के लिए b² माइनस 4ac के मान के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर प्राप्त b² माइनस 4ac 169, यानी हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, द्विघात समीकरण हल होगा या नहीं होगा ये आप हल करने से पहले ही जान सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। वो कहता है, पहले समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है किसी द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c को यदि ये निकाला जाए, इस चीज को जो ये पीले डब्बे में लिखी है इसको हम कहते हैं d, तो इस द्विघात समीकरण के मूल हल का फॉर्मूला, ये बड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला होगा और इस गंदे से फॉर्मूले को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। ये फॉर्मूला होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आता है b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इससे निकलते क्या हैं? इससे निकलते हैं 2 शून्यांक 0। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे प्लस भी लिखा है सर, आपने माइनस भी लिख दिया, क्या कर रहे हो आप, क्या खिचड़ी पका रहे हो? तो बेटा इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में कैसे बांट देते हैं? एक भाग हम लिखते हैं -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरे हिस्से में बिल्कुल सेम लिखते हैं लेकिन बीच में माइनस लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? -b माइनस अंडर रूट जो पूरी संख्या है अपॉन में 2a। यहाँ से निकलेगा आपका पहला शून्यांक और इससे निकलेगा आपका दूसरा शून्यांक। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो वो कहता है जी सीधा सवाल, द्विघात समीकरण x² - 4x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा जी a का मान 1 है, b का मान -4, c का मान 2, और हमने b² - 4ac करके निकाल के देखा तो आया 8। 8 0 से बड़ा है इसलिए इसके मूल हैं। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप b² - 4ac निकालेंगे और इसका आंसर अगर आपका आ जाए माइनस में, माइनस यानी कि -1, -2 या ऐसा ही कोई नंबर, तो भाई साहब आप ये याद रखिएगा इसके मूल है ही नहीं, मतलब आप इसके मूल निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे उन्होंने इसके ये फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको बताया था, b² प्लस मतलब b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a और माइनस b² - 4ac/2a, और दोनों आपके जीरो निकाल लिए, 2 + अंडर रूट 2, 2 - अंडर रूट 2। दूसरा वो कहता है परिवर्तनीय हल। परिवर्तनीय हल मतलब अब आपको क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे फिर आपको ज़ीरो प्राप्त हो सकता है। और तीसरी चीज़ होती है जी शब्द समस्या। शब्द समस्या का मतलब है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 145 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना धनात्मक पूर्णांक x और x जमा 1 हैं, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, b² - 4ac 0 से छोटा होने पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहेंगे जी सत्य को काट दिया, असत्य को टिक कर दिया, क्योंकि ये गलत है। अगर 0 होगा तो मूल ज्ञात नहीं कर सकते 0 से छोटा होने पर। द्विघात समीकरण 3x² + 8x - 16 में c का मान क्या है, c का मान है जी -16। ऊपर दी गई समस्या के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं, जो कि मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, 3x² + अंडर रूट 8x - 16। मैंने d निकाला जी, मैं तो हमेशा d लिख के करता हूँ, आसान हो जाता है। d होता है b² - 4ac, तो b है मेरा √8, तो √8 का स्क्वायर -4 4 a यानी कि 3 c यानी कि -16, √8 का स्क्वायर हो गया 8, ये अपना -16 और माइनस मिलके हो गए प्लस 16 × 4 टोटल होता है 192। 192 में 8 जुड़ गया, आंसर आ गया 200। अब मैंने लिखा है आपके सामने दो शब्द, बेटा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अल्फ़ा बीटा जो ज़ीरो होते हैं, जो शून्यांक होते हैं, ज़ीरो या जो शून्यांक होते हैं, या जो इक्वेशन का हल होता है, दो हल, उनको अल्फ़ा और बीटा लिखते हैं। और ये आपको हर किताब में लिखे हुए मिलेंगे, मुझे नहीं पता इस वर्कशीट में क्यों नहीं लिखे, पर अल्फ़ा बीटा आपको लिखे हुए मिलते हैं। तो मैंने अल्फ़ा बीटा लिखा, फिर फॉर्मूला लगाया -b + अंडर रूट d/2a। आपको जो इन्होंने सॉल्व करके दिया था उसमें d की जगह उन्होंने d का फॉर्मूला लगा दिया था, ये वाला मैंने थोड़ा आसान कर दिया। अल्फ़ा बीटा आ गया आपका -8 ± अंडर रूट 200 में 3 दूना 6। सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हम पहुंच गए जी यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा -2√2 जमा घटा 10/10 अंडर रूट 2 में 6। अब मैंने एक तरफ लिख दिया माइनस वाला, ये आ गया प्लस वाला, ये आ गया माइनस वाला। तो प्लस वाला आया 8 अंडर रूट 2 में 6 और माइनस वाला आया -12 अंडर रूट 2 में 6। आंसर आ गया अल्फ़ा, एक शून्यांक आ गया 4 अंडर रूट 2/3 और दूसरा आ गया -6/6 अंडर रूट 2। जानता हूँ थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन बेटा 2 बार 3 बार देखो, समझो। सिर्फ लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप समझोगे नहीं चीज़ को तो बिल्कुल वेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन था, ये वाला, इसका हल भी देख लेते हैं। इसके हल के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम। ट्रिक क्या यूज़ करते हैं, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है ये जो नीचे वाले दोनों हैं इनको कर दो गुणा, ये कर दिया मैंने इनको गुणा, और ये जो ऊपर वाले हैं इस x घटा 2 को x घटा 1 से करो और x जमा 2 को x घटा 3 के साथ करो। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसा हुआ, मैंने लिख दिया इसको आसान करने के लिए, x घटा 1 और x घटा 2 और x जमा 2 और x घटा 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, x जमा 2 और x घटा 2। अब देखो ये तो फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर ऊपर क्या हुआ, x को मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -2x, फिर ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो -x, और 1 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से तो 1 2 2, निशान आएगा प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, 3 को x से किया तो 3x और 3 को 2 से किया तो 6। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलके बन गया 2x स्क्वायर, -2x और -x -3x, -3x और +2 -x, और -x और -3x -4x, और 2 और 6 घटा का था 2 जमा का, तो 6 घटा 2 4, निशान आया माइनस का, नीचे आ गया x स्क्वायर -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 8 को मल्टीप्लाई किया यहाँ ऊपर और इस x स्क्वायर को किया यहाँ x से, तो यह आ गया मेरा 8 × 2 16x स्क्वायर, 8 × 4 32x, 8 × 4 32, 11 × x स्क्वायर 11x स्क्वायर, 11 × 4 44। आगे सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर वैसे का ऐसी, ये 11x स्क्वायर को इस साइड ले तो 16 घटा 11, x वाले में घटा 32 वैसे का वैसे ही, और -32 तो वही लिखा है, -44 यहाँ आगे +44 हो गया। इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर -32x जमा 12। फिर कर दिया जी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मध्य पद विच्छेदन। मेरा आंसर आ गया x की 6 और x की 2/5। अब मध्य पद विच्छेदन नहीं समझाया क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी परेशान होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, और मैं भी हो गया हूँ। तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और समझिए, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, नोट डाउन करने से काम नहीं चलेगा, समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कर ही लिया होगा। अगला जो प्रश्न था पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए, बार बार कैसे स्क्रीन भाग जाती है, निम्नलिखित के लिए द्विघात समीकरण लिखिए। रुचि की आयु मोनिका से दुगनी है और 4 साल बाद उसकी आयु का गुणनफल 160 होगा, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा जी सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये सॉल्व कर लिया मैंने जी। रुचि की मानी एज x, मोनिका की मान ली y। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो रुचिका की एज है वो मोनिका की एज के दुगने के बराबर है, तो मैंने उसके हिसाब से कह दिया क्या, मैंने कहा जी रुचिका का दुगना मोनिका के बराबर होगा, तो मोनिका अगर y है तो रुचिका उसकी दुगनी है 2x। 4 साल बाद रुचिका की उम्र हो जाएगी x + 4, और मोनिका की कितनी थी, मोनिका की थी y = 2x, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा 2x + 4। अब उन्होंने कहा कि 4 साल बाद इनकी उम्र को गुणा करो आपस में, यानी x जमा 4 को 2x जमा 4 से गुणा करो तो आंसर 160 आएगा। हमने गुणा करके देख लिया, x को गुणा किया 2x से तो 2x स्क्वायर, x को गुणा किया 4 से तो 4x, फिर हमने 4 को गुणा किया 2x से तो 8x, और 4 को गुणा किया 4 से तो 16। इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर 4x और 8x मिल के हो गए 12, और 16 का 16, ये 160 प्लस का था, यहाँ गया तो माइनस का हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 12x और 16 में से 160 जाएगा, ऑब्वियसली 160 में से 16 घटा करेंगे तो 144। फिर मैंने किया मध्य पद विच्छेदन, बहुत बड़ी संख्या थी, 144 को 2 से गुणा किया था तो 288 आया था, तो मैंने 288 के फैक्टर बनाए, जो इतने सारे फैक्टर मेरे सामने बने। मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, मैंने कहा जी 3 2 6 और 6 2 12, और 3 2 6 और 6 2 12 और 12 2 24। अब मैंने कहा जी इनमें से 24 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो भी आंसर 12 आ जाएगा। उल्टा लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा 24 - 12 कर दूंगा तो भी 12 आ जाएगा बीच वाला, और 24 × 12 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 288। यही मैं चाहता था। तो फैक्टर बन गए, एक बना x + 12, एक बना x 2x - 12। अब x अगर +12 है तो x की वैल्यू क्या आएगी -12। तो प्रॉब्लम ये है कि एज माइनस में नहीं हो सकती भाई, उम्र या तो 1 साल होगी या 2 साल होगी, -1 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये हो गया x बराबर, और दूसरी साइड आया था 2x - 12 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 12/2 यानी कि 6।
तो इसके हिसाब से जो रुचिका है उसकी उम्र आ गई 6 वर्ष और मोनिका की जो थी वो उसकी दुगनी थी, तो उसकी आ गई 6 गुणा 2 12। क्लियर है सभी लोगों को? मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पर, जो कि साइंस की वर्कशीट है। अब देखते हैं साइंस की वर्कशीट में आज आपको क्या पूछ रहे हैं। चैप्टर चल रहा था आपका अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। श्रृंखला का अगला लवण जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका आखिरी लवण होता है, तो वो कहता है श्रृंखला का अगला जो लवण है आपका वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ध्यान से नाम याद रखना, क्वेश्चन आएगा इस नाम पे। यह जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O को लगभग 373 केल्विन यानी 100 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इसका तापमान, इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म लिखे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, जल मिलने पर यह ठोस जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी ये अभिक्रिया लेती है। रासायनिक अभिक्रिया लिख रखी है, तो ये जो सूत्र है ये POP का है और ये जो सूत्र है ये जिप्सम का है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी लिखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। हम एक एक साइड कर रहे हैं, पहले पूरी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे फिर दूसरी तरफ आएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पहले उपयोग है टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में POP का उपयोग किया जाता है। आपके घर परिवार में या दोस्तों में कभी किसी की हड्डी टूटी हो तो आपने देखा होगा सफ़ेद रंग की पट्टी चढ़ाते हैं, वो सफ़ेद रंग का एकदम ठोस प्लास्टर उस पर चढ़ाया जाता है, वो POP का ही प्लास्टर होता है। इसका उपयोग सुंदर और डिज़ाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल फॉल सीलिंग बनती है, छतों पे डिज़ाइन बनते हैं, वो सब POP के होते हैं। खिलौने और अन्य सजावटी सामग्री बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, खिलौने बनाने के लिए भी करते हैं और स्टैचू बनाने के लिए भी करते हैं। मिट्टी के में सांचे भी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार मोमबत्ती या कुछ चीज़ों को बनाने के लिए जो सांचा होता है उसमें भी POP का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमने POP के बारे में सब पढ़ लिया। अब वापस देखते हैं कि दूसरी साइड किसके बारे में लिखा था। दूसरी साइड लिखा था कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिकल जल कहते हैं। लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। तो कुछ लवण ऐसे होते हैं कि उनमें जल की कुछ मात्रा होती है, जैसे CuSO4.5H2O। तो इसमें आपको जल दिख रहा है पर ये जल इसको गीला नहीं करता। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखते हैं क्योंकि इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है। तो ये जो जल होता है ये इसके फॉर्मूले में साथ होता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ नहीं होता। तो जैसे ही इसको ज़रा सा गर्म करते हैं ये जल निकल जाता है बाहर और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। पहले इसका रंग कैसा होता है, नीला, गर्म करने पे कैसा हो जाता है, सफ़ेद। और रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी हुई है CuSO4.5H2O। इसमें जब इसको गर्म करते हैं तो ये CuSO4 बन जाता है, सारा का सारा पानी उड़ जाता है। लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर यह पुनः नीला हो जाता है। यानी कि अगर साधारण है तो गर्म करोगे तो नीले से सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन अगर उस सफ़ेद में हमने ज़रा सा पानी मिला दिया तो वापस नीला हो जाएगा। तो ये दिखा रहे हैं कि लवणों का रंग अलग अलग कैसा है। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, जिसमें 5 जल के अणु होते हैं। फेरस सल्फेट का होता है हरा और इसमें 7 जल के अणु होते हैं।
सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने के सोडे में भी 10 जल के अणु होते हैं, लेकिन इसका रंग होता है सफ़ेद। जिप्सम जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये भी सफ़ेद होता है और इसमें भी जल के 2 अणु होते हैं। तो ये हमने आज की वर्कशीट तो पूरी डिस्कस कर ली है। अब जरा प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पीओपी का पूरा नाम क्या है, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो बेटा उपयोग तो ये लिखे हुए हैं आपके सामने, 1 2 3 4 उपयोग लिखे हैं। आपको जो 3 पसंद आ रहे हैं उन 3 को लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं आ जाएगा। और पीओपी का अगर पूरा नाम जानना है तो पीओपी का पूरा सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ये सूत्र है। और इसका नाम अगर आपको बताया जाए तो इसका नाम भी देख लेते हैं। जो पूरा इसका नाम होता है वो ये लिखा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। इसके साथ, लेकिन इसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो 3 उपयोग हैं यहाँ से वो भी लिखेंगे। 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, 1 नंबर का पहला उत्तर हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण सहित क्रिस्टल के जल की परिभाषा कीजिए। तो परिभाषा कर लेते हैं क्रिस्टल का जल। सबसे पहली वाली जो हमने चीज़ पढ़ी थी उसी में था ये लिखा है ना, लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला और लिख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, CuSO4.5H2O। और ये लिखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखते हैं क्योंकि इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ये आपका है दूसरा उत्तर, एकदम क्लियर कट गुलाबी रंग के पेन से टिक कर रखा है आपके सामने। तो बच्चे लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर भी बिल्कुल यहीं पे आपको मिल जाएगा, ये लिखा है कि यह जिप्सम को लगभग 373 K पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। यह आपका हो जाएगा प्रश्न तीसरे का उत्तर। चलिए आपने तीसरा उत्तर लिख लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, अपनी वीडियो को पॉज करके। हम बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है कि क्या होता है जब क्रिस्टल CuSO4 को गर्म किया जाता है। इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा वो भी लिखिए। तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको गर्म करने पर क्या होता है, तो ये लिखा है जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग करता है, इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। और यह रासायनिक अभिक्रिया। साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं क्योंकि इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। यह आपका हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। गुलाबी रंग से अंडरलाइन किया हुआ लिखना है आपने, वही आपका उत्तर है, बाकी कुछ उत्तर नहीं है। चलिए आपने उत्तर लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवा है किन्हीं तीन आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। तो आपके सामने है जी, 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। पांचवा आंसर है। मैंने 4 दिखा दिए हैं आपको। इन 4 में से जो भी 3 अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, टिकाऊ लग रहे हो, उनको लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं फिर, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया है। अगली वर्कशीट आपकी आज हिंदी की है।
और हिंदी में फिर दोबारा हमको आज लिखने को मिलेगा रचनात्मक लेखन। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर कक्षा अध्यापक का नाम। रचनात्मक लेखक के पिछले कार्यपत्रक में आपने चित्रों की श्रृंखला पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास किया था। आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने से पहले विचारों का एक क्रम बनाना पड़ता है। उसे कहने या लिखने के लिए उपयुक्त शब्दों को चुनकर उनका सार्थक वाक्य बनाया जाता है और फिर उन वाक्यों को एक क्रम से कहा या लिखा जाता है जिससे हम अपनी विषय वस्तु से इधर उधर ना भटकें। अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की विधा होती है। अनुच्छेद में स्वयं अपने विचार होते हैं, लेकिन आप उन्हें और अधिक स्पष्ट करने में उदाहरणों और किन्हीं प्रसिद्ध कथनों को शामिल कर सकते हैं। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। आप सबको पता है, आपने अनुच्छेद लिखे हैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, पेपरों में खूब अनुच्छेद आपने लिखे होंगे। आज हम इन्हीं अनुच्छेदों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो है, मैं भी कोरोना योद्धा। इस विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। मैं भी कोरोना योद्धा। कोरोना योद्धा कौन होता है? जो कोरोना से लड़ता है। तो देखिए हम क्यों कोरोना योद्धा हैं? तो मैंने लिखा है, हम सभी कोरोना योद्धा हैं। हम में से हर एक का समाज के प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। हमें उचित हाइजीनिक और सामाजिक दूरियां बनाकर अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम स्वस्थ हैं और कोरोना की घातक बीमारी से दूर हैं तो स्वस्थ प्रणाली पर बोझ कम हो जाएगा। हर एक व्यक्ति मायने रखता है। अस्पताल में कम व्यक्ति देखभाल करने वाला एक व्यक्ति और कम है, और अस्पताल में संसाधनों की मांग करने वाला एक कम व्यक्ति है। भाई, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप अस्पताल में फिर संसाधन मांगेंगे, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो अस्पताल के संसाधन बचे रहेंगे। हम सभी कोरोना योद्धा हैं क्योंकि देखभाल करने के लिए हमारे बुजुर्ग हैं। हमारी दादी दादाजी जो बूढ़े हैं वे इन बीमारियों की चपेट में हैं, इसलिए हमें उनकी अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो बूढ़े लोग हैं और बूढ़ों को बीमारी ज़्यादा होती है। बस इन बुनियादी बातों का पालन करके हम सभी कोरोना योद्धा हो सकते हैं। हम कोरोना योद्धा हो सकते हैं यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने चारों ओर स्वस्थ होने का संदेश फैलाते हैं। ये कठिन समय है और हमें इस कठिन समयों में अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने की ज़रूरत है। बच्चों के रूप में हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने माता पिता की आज्ञा मानकर अपने परिवारों में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। तो बेटा देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है, मैं भी कोरोना योद्धा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या था। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें अपनी पसंद के 10 शब्दों को छांटकर उनका अर्थ लिखकर उनसे नए वाक्य बनाने के प्रयास कीजिए। तो मैंने वाक्य तो वही लिख दिए हैं, आप चाहें तो आप उनसे नए वाक्य बना सकते हैं। मैंने 10 शब्द छांट लिए। पहला, हम सभी कोरोना योद्धा। आप चाहे तो योद्धा से कोई सेंटेंस लिखिए कि महाराणा प्रताप एक योद्धा थे। योद्धा का मतलब होता है लड़ने वाला। तो अगर कोई आपसे पूछे कि योद्धा का मतलब क्या है, तो योद्धा का मतलब है लड़ने वाला। हम में से हर एक का समाज के प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिक का मतलब होता है मानवीय। तो एक मानवीय कर्तव्य है हमारा। हमें उचित हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपना ध्यान करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है दूरी बनाना। सोशल डिस्टेंसिंग हम सीधे समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है दूरी बनाना। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम स्वस्थ हैं और कोरोना की घातक मतलब जानलेवा, घातक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जान ले सकती है, जानलेवा बीमारी से दूर है तो स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम हो जाएगा। फिर लिखा है सकारात्मक। सकारात्मक को हम सिंपल समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में मतलब अच्छा। हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानकर अपने परिवारों में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। अस्पताल में कम व्यक्ति देखभाल मतलब देखना, और देखने के साथ साथ ख्याल रखना व्यक्ति हैं और अस्पतालों में संसाधनों की मांग करने वाला एक व्यक्ति कम हो जाएगा। हम सभी कोरोना योद्धा, दोबारा मैंने योद्धा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 11 हैं तो 10 वर्ड 10 सेंटेंस आपको पता लग जाएंगे।
क्योंकि देखभाल करने के लिए हमारे बुजुर्ग हैं। आप चाहें तो बुजुर्ग लिख सकते हैं शब्द को। बुजुर्ग का मतलब होता है बूढ़ा। हमारी दादी और दादाजी जो बूढ़े हैं वे इन बीमारियों की चपेट में हैं, इसलिए हमें उनकी अतिरिक्त मतलब अलग से देखभाल करनी होगी। बस इन बुनियादी बातों का पालन करने का मतलब मानना। करके हम सभी कोरोना योद्धा हो सकते हैं। ये कठिन समय है और हमें इन कठिन समयों में अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने की ज़रूरत है और बच्चों के रूप में हम ऐसा कर सकते हैं। तो कोई अगर आपसे कठिन का मतलब पूछे तो कठिन का मतलब क्या होता है? कठिन का मतलब होता है मुश्किल। तो बच्चों, ये आपकी हिंदी की आज की वर्कशीट थी। हिंदी की वर्कशीट भी ख़त्म हुई। हिंदी की वर्कशीट के साथ, इस वर्कशीट के साथ आपका आज का काम ख़त्म हुआ। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।